नमस्कार, मैं सविता कुलकर्णी नागपुर न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत करते हैं। हमारे साथ में लोकसभा के प्रत्याशी आईएएस ऑफिसर किशोर जी गजनी वो मैदान में उतरे हैं। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी और जो टफ जिस प्रकार से अभी जो वर्सेस चल रहा है। रामटेक के तो वो उम्मीदवार थे, परंतु अभी उन्हें अपक्ष ऐसा उनको उम्मीदवारी मिली है। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। सर, सबसे पहले तो आपको आपका स्वागत भी करेंगे कि आपने लोकसभा चुनाव का वापस से फॉर्म भरा है और टक्कर पे टक्कर देने के लिए फिर से आप मैदान में प्रत्यक्ष बनकर उतरे हैं। क्या बताना चाहेंगे आप, इस बारे में बताइएगा। देखिए, पिछले बार 2019 में मैं लोकसभा रामटेक से चुनाव लड़ा था और मुझे 4,70,000 वोट मिले थे। जी। उस समय मैं कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ा था और मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य था। जी। चुनाव लड़ने के बाद मैंने जब इतने ज़्यादा वोट लिए 4,71,000, तो उसके बाद फिर मैं 5 साल लगातार इस मतदार संघ से लोगों के संपर्क में रहा हूँ और लोगों ने मुझे अप्रिशिएट भी किया है और ये भी कहा कि सर अब की बार आप चुन के आएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मुझे अब की बार जब लोकसभा का चुनाव डिक्लेयर हुआ तो उस समय उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। उसके बाद जो उम्मीदवार को टिकट दिया गया था, रश्मि बर्वे, तो रश्मि बर्वे जी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो इनवैलिड हुआ। उसके बाद उनका नामांकन भी इनवैलिड हो गया और उनका नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया। तो उनके नामांकन पत्र में एक सब्स्टिट्यूट उम्मीदवार होता है, पर्यायी उम्मीदवार। तो सब्स्टिट्यूट उम्मीदवार जो होता है उसके नाम पर मेरा नाम लिखने की बजाय उन्होंने श्याम कुमार बर्वे जी का नाम लिखा। श्याम कुमार बर्वे ये रश्मि बर्वे के पति है। तो इतना बड़ा अन्याय मेरे साथ हुआ। मैंने 5 साल तैयारी की, पिछले बार मैं चुनाव लड़ा, पैसा खर्चा किया, मेहनत किया, कांग्रेस पार्टी को काफ़ी चुनाव हमने जीत के दिलाए हैं। इसके बावजूद मेरा विचार नहीं हुआ, तो इससे मैं आहत हुआ और मुझे ऐसा लगा कि बुद्धिस्ट जो लोग हैं या अम्बेडकराइट जो लोग हैं उनके साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में भेदभाव हो रहा है। और इस बात के चलते मैंने निर्णय लिया कि मैं अपक्ष चुनाव लड़ूंगा और इसी नाते मैं अपक्ष चुनाव लड़ रहा हूं और मेरा चुनाव चिन्ह है प्रेशर कुकर। ये बताइएगा कि जिस प्रकार से मतलब आप बता रहे कि आपको कांग्रेस पक्ष ने मतलब टिकट नहीं दिया, क्या नाराजगी थी आपके बारे में? जो आप तो काफी टफ प्रत्याशी रहे हैं और 5 लाख वोटों से भी आपने पिछले टाइम में वोट लिए थे, तो कांग्रेस में किस प्रकार की नाराजगी थी जो आपको उन्होंने इस प्रकार से टिकट नहीं देने का निर्णय लिया था? एक उम्मीदवार के रूप में मेरा जो मेरिट है या मेरी जो योग्यता है, पात्रता है, वो काफ़ी ऊंचे लेवल की है। मैं उच्च शिक्षित हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, आईएएस में नौकरी किया है मैंने और आईएएस में से स्वेच्छानिवृत्ति लेकर, भारतीय प्रशासनिक सेवा से स्वेच्छानिवृत्ति लेकर मैं कांग्रेस पार्टी में आया था। तो कुल मिलाकर मेरी योग्यता होने के बाद भी उसका विचार कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं किया, इस बात का मुझे आज भी काफ़ी मतलब मैं जवाब ढूंढ रहा हूँ कि क्यों नहीं दिया। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि उनकी कुछ मजबूरियाँ रही होंगी। हो सकता है उनको ऐसा उम्मीदवार चाहिए होगा जो उनके इशारे पर चले, जो उनके वो जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे, इस प्रकार का लोकसभा का उम्मीदवार उनको चाहिए होगा, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया होगा, ऐसा मेरा अंदाजा है। लेकिन सत्य बात तो मुझे पता नहीं है। लेकिन ये बात मुझे पता है कि मुझे टिकट न देकर कांग्रेस पार्टी ने अपना ही नुकसान कर लिया है। जी, ये बताइएगा कि अभी किशोर बर्वे जी को भी आपके मतलब टक्कर में उन्होंने उम्मीदवारी के लिए उतारा है। क्या बताना चाहेंगे कि ये टक्कर कैसे रंग लाएगी? देखिए, अगर आप 2 उम्मीदवार के तुलना करेंगे, कांग्रेस का उम्मीदवार और मैं, या फिर भाजपा का उम्मीदवार और मैं, ये 2 उम्मीदवार है। एक कांग्रेस पार्टी का श्याम कुमार बर्वे और भाजपा और शिवसेना शिंदेगढ़ इनका है राजू पारवे। तो बर्वे जी और पारवे जी ये 2 उम्मीदवार और तीसरी तरफ मैं। तो इन तीनों उम्मीदवारों की अगर आप तुलना करेंगे तो सबसे उच्च शिक्षित, सबसे लायक, सबसे पात्र, सबसे काबिल उम्मीदवार आप मुझे ही पाएंगे, क्योंकि मैं लोकसभा के चुनाव के लिए योग्य हूँ। लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा ग्राम पंचायत नहीं है, लोकसभा जिला परिषद नहीं है, लोकसभा में अभ्यासु लोग होते हैं। लोकसभा एक विद्वत परिषद होती है जहाँ पर लोग काफ़ी अभ्यासु होते हैं, अनुभवी होते हैं और देश के नीति नियमों के बारे में वहाँ पर चर्चा की जाती है, धोरण के बारे में चर्चा की जाती है, पॉलिसी के बारे में चर्चा की जाती है। तो ऐसे सवाल वहाँ रखने के लिए और अपने मतदार संघ के सवाल वहाँ उठाने के लिए और उसका निराकरण करने के लिए लोकसभा ये एक माध्यम है। ऐसी जगह पर पढ़े लिखे लोगों को ही भेजना चाहिए। तो इन लोगों के जो शपथ पत्र है उनको आप देख सकते हैं। मैं इनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इन दोनों उम्मीदवार से मैं ज़्यादा अधिक पात्र हूं, ऐसा मैं निश्चित रूप से बोल सकता हूं। क्या नागपुर वासियों के लिए किस प्रकार से एजेंडा आप रखने वाले हैं, जिस प्रकार से लोगों की नाराजगी भी जताई जाती है?
मैंने अपना जो परिचय पत्र दिया है और जो हमारा पैम्फलेट निकाला है उसमें मैंने अपना वचननामा दिया है। मेरा वचननामा 17 बिंदुओं का है। उसमें से 5 महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बताता हूँ। मेरा पहला बिंदु है ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए। जब जनगणना होगी तभी ओबीसी हमारे देश में कितने हैं और उनका कितना हक बनता है, शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, ये उससे पता चलेगा। इसीलिए ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए। मेरा दूसरा मुद्दा है कि किसानों की जो समस्या है, मिनिमम समर्थन मूल्य, किमान समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको मिलना ही चाहिए। और किसानों की यानी उनकी खेती की जो भी नुकसानी होती है, चाहे बारिश में हो, चाहे अवर्षण हो, चाहे अकाल हो, चाहे गारपीट हो, चाहे ओले गिरे, इस प्रकार से, तो उनको तुरंत मदद सरकार ने देनी चाहिए, वो देते नहीं है। तीसरा मुद्दा ये है कि उनका जो किसान फसल बीमा योजना जो है उसमें किसानों को मतलब उनका शोषण किया जा रहा है। जितना प्रीमियम वो भरते हैं, आप कहेंगे कि वो तो प्रीमियम भरते नहीं, प्रीमियम वो नहीं भरते। 1 रुपए में किसान फसल बीमा योजना है, लेकिन उनका प्रीमियम सरकार द्वारा भरा जाता है। सरकार का पैसा भी तो किसानों का ही पैसा है। तो सरकार के द्वारा पैसा भर के निजी कंपनियों को ये फायदा पहुंचाया जा रहा है। निजी कंपनियां अगर किसानों का 5 लाख का नुकसान हुआ तो उसके हाथ में 240-1200 रुपए का चेक पकड़ा के उनके साथ मजाक करते हैं। तो ये अन्याय है। तो ये अन्याय मैं दूर करूंगा। मेरा तीसरा मुद्दा है कि हम बेरोजगारी दूर करने के लिए काम करेंगे। रामटेक क्षेत्र में आज सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, तो बेरोजगारी के ऊपर हम काम करना चाहते हैं। रामटेक क्षेत्र में वन पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, इसका काफ़ी स्कोप है। यहाँ पर बुद्धिस्ट सर्किट बनाने का स्कोप है। रामटेक का गढ़ मंदिर को एक अच्छा पर्यटन स्थल बनाने का स्कोप है। और यहाँ पर जो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो युवकों को रोजगार मिलेगा। वो वहाँ रेस्टोरेंट, होटल, टूरिस्ट गाइड, ट्रांसपोर्ट समस्या, बसें,